दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत एक ऐसा देश जो हमारे परिवार, हमारे दोस्त इन सब से बढ़कर है। हमारा राष्ट्र ही हमारे लिए सब कुछ है। इस भारत देश को आज़ाद करने में 1857 से लेकर 1947 तक बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए, जिस वजह से भारत देश आज़ाद हो पाया। इस भारत देश को आज़ाद करने में जितना हाथ पुरुषों का रहा है, उतना ही हाथ महिलाओं का भी है। उन्हीं क्रांतिकारी महिलाओं में से एक सरोजिनी नायडू के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, भारत की महान क्रांतिकारी सरोजिनी नायडू 13 फरवरी साल 1879 में एक बंगाली परिवार में जन्मी थी। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था और उनकी माता का नाम बराड़ा सुंदरी देवी था। दोस्तों, आपको बता दें कि 13 फरवरी को भारत में इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है और इनकी कविताओं के कारण इन्हें भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। आपको बता दें कि सरोजिनी नायडू बचपन से ही एक होनहार छात्रा थी, जिन्हें उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बांग्ला और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। सरोजिनी जी को बचपन से ही कविता लिखने का शौक था। कविता लिखने का गुण सरोजिनी जी में अपनी माँ से आया था। उन्होंने बचपन में 1300 लाइन की कविता लिख डाली थी। उनकी कविता हर किसी को अपनी तरफ प्रभावित करती थी। वही उनकी कविता से हैदराबाद के निज़ाम भी बहुत प्रभावित हुए और उन्हें सरोजिनी नायडू को विदेश में पढ़ने के लिए भी छात्रवृत्ति दी थी। महान कवियत्री सरोजिनी नायडू की मुलाकात जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले से हुई तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया। दरअसल गोखले जी ने सरोजिनी नायडू से अपनी कलम की ताकत आज़ादी की लड़ाई में दिखाने के लिए कहा। गोखले जी ने महान कवयित्री सरोजिनी जी को अपनी बुद्धि और शिक्षा को पूरी तरह से देश को समर्पित करने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे क्रांतिकारी कविताएं लिखें और आज़ादी की लड़ाई में छोटे गाँव के लोगों को प्रोत्साहित करें, जिससे गुलामी का दंश झेल रहे लोग स्वतंत्र भारत में चैन की सांस ले सके और इस लड़ाई में अपनी भागीदारी शामिल कर सके। जिसके बाद सरोजिनी जी ने गोखले जी की बात को गहराई सोचा और अपने प्रोफेशनल लेखन को बंद कर खुद को राजनीति में पूरी तरह समर्पित कर दिया। आपको बता दें कि साल 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान महान क्रांतिकारी महिला सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई थी। वहीं इससे वे काफ़ी आहत भी हुई थी। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का फैसला लिया था। देश की आज़ादी के लिए वे एक सच्चे देशभक्त की तरह लगातार कोशिश करती रहती थी। लोगों के अंदर देश की आज़ादी का जुनून भरने के लिए वह पूरे देश में घूमी और लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू ने मुख्य रूप से महिलाओं के अंदर देश को आज़ाद करवाने के लिए क्रांतिकारी विचार प्रकट किए। आपको बता दें कि जब सरोजिनी नायडू महिलाओं के अंदर इस तरह क्रांतिकारी विचारों के बीज बो रही थी, तो महिलाएं घर की चार दीवारी के अंदर घूंघट में रहती थी। अर्थात उस दौर में महिलाओं की स्थिति काफ़ी पिछड़ी हुई थी। ऐसे में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना तो दूर, महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में सरोजिनी जी के लिए महिलाओं को रसोई घर से बाहर निकालकर देश की आज़ादी की लड़ाई में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थी। लेकिन सरोजिनी जी ने बेहद प्रभावशाली तरीके से महिलाओं को देश की आज़ादी की लड़ाई में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया था। वे इसके लिए गांव-गांव में जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे समझाती थी और अपने विचारों से उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। इसके साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद की थी। वही साल 1916 में जब वे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मिली तो वे उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुई और उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। सरोजिनी जी महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने लगी थी। उन्होंने महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेकर अपनी पूरी ताकत देश की आज़ादी में लगा दी। साल 1919 में क्रूर ब्रिटिश शासकों द्वारा रोलेट एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत राजद्रोह दस्तावेजों का कब्जा अवैध माना गया था। तो महात्मा गांधी जी ने एक एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसमें सरोजिनी नायडू ने गांधी जी का पूर्ण समर्थन दिया और गांधी जी की शांतिपूर्ण नीति और अहिंसावादी विचारों का पालन किया था। इसके अलावा उन्होंने मोटंगू, चेम्सफोर्ड सुधार, खिलाफत आंदोलन, साबरमती संधि सत्याग्रह और नागरिक अवज्ञा आंदोलन जैसे अन्य आंदोलनों का भी समर्थन किया। यही नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी वे गांधी जी के साथ जेल भी गई थी। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्हें 21 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा था। इस दौरान उन्हें कई तरह की यातनाएं भी झेलनी पड़ी थी। इस तरह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कई दिन जेल में गुजारे और एक सच्चे देशभक्ति के करते हुए बखूबी निभाया। दोस्तों, सरोजिनी नायडू के द्वारा आज़ादी की लड़ाई में दिए गए अभूतपूर्व योगदान
और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी हिस्सेदारी के बाद उन्हें क्रांतिकारी विचारों का गहरा प्रभाव आम जन पर पड़ा था। इस दौरान उनकी लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वहीं उनके विचारों ने आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी अत्यधिक प्रभावित किया था। वहीं सरोजिनी जी की प्रतिभा को देखते हुए साल 1925 में उन्हें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके बाद साल 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गई थी। आपको बता दें कि उन दिनों भारत की क्रांतिकारी महिला सरोजिनी नायडू ने भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीयों द्वारा किए जाने वाले अहिंसक संघर्ष की बारीकियों को प्रस्तुत करने में अपनी भूमिका निभाई थी। यही नहीं, उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए यूरोप ही नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका तक की यात्रा की और भारत की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। देश के सबसे बड़े राज्य की राज्यपाल बनी। सरोजिनी नायडू ने अपने महान विचारों और गौरवपूर्ण व्यवहार से अपने राजनीतिक कर्तव्यों को बखूबी निभाया, जिनके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। दोस्तों, देश की आज़ादी के लिए कठोर संघर्ष करने वाली महान स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी जी की प्रिय शिष्या सरोजिनी नायडू जी को 2 मार्च 1949 को ऑफिस में काम करते वक्त हार्ट अटैक पड़ा और उनकी मौत हो गई। और इस तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सरोजिनी नायडू जी ने अपने जीवन में काफ़ी ख्याति और सम्मान भी अर्जित किया था। इसके साथ ही वे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी। वही 13 फरवरी साल 1964 को भारत सरकार सरोजिनी जी की जयंती के मौके पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया था। दोस्तों, सरोजिनी नायडू के जैसे ही बहुत से क्रांतिकारी वीरों ने अपनी शहादत दी है इस देश को, तो आप सभी देश का सम्मान करें और जितना हो सके भारत देश के प्रति अपना प्रेम बनाए रखें। दोस्तों, बहुत लोगों के द्वारा ये देखा जाता है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बाद वो लोग झंडे को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन वो झंडा हमारा है, हमारे देश का है दोस्तों, तो इसलिए उसे प्लीज़ ना गिराएं। और अगर कोई गलती से गिर जाता है तो प्लीज़ आप देख रहे हैं तो आप उठा दें।